गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा वागर्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने इंडियन हिस्ट्री के जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो हम पढ़ रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री में हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। कौन सा था वो था प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल। ठीक है, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे आपके माइंड में इस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम, कालक्रम यानी कि आपसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि पहले कौन सा काल आया था, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा आया था। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो कि बोला गया है कि पहले पैलियोलिथिक एज आया था, उसके बाद मेगालिथिक आया था, उसके बाद माइक्रोलिथिक आया था, और उसके बाद नियोलिथिक आया था। हिंदी में बात करें तो पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल, मेगालिथिक का मतलब मध्य पाषाण काल, और माइक्रोलिथिक का मतलब महापाषाण काल, और नियोलिथिक का मतलब आपका हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए नियोलिथिक, मेगालिथिक, पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक। नियोलिथिक का नवपाषाण काल, मेगालिथ का महापाषाण काल, पेलियोलिथिक का पूरा पाषाण काल, और माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब आप इसको मध्य पाषाण काल से मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक भी बोल सकते हो। माइक्रोलिथिक का दूसरा नाम यही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो कि देखो पेलियोलिथिक को थर्ड नंबर पे रखा हुआ है, और हम पढ़ चुके हैं कि पैलियोलिथिक एज पहले आती है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है ना मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, और जो बचा हुआ मेगालिथिक है उसको हम और पीछे रख देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। सी में देखो पेलियोलिथिक फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे माइक्रोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, फिर थर्ड नंबर पे नियोलिथिक, और फोर्थ नंबर पे मेगालिथिक। अब हमको पता लग गया ये सीक्वेंस हमारे पढ़ाई अनुसार एकदम सही है, तो हम चौथे पे जाएंगे ही क्यों। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। डी में माइक्रोलिथ पहले दे रखा है, फिर नियोलिथिक दे रखा है, फिर मेगालिथिक, और सबसे अंत में पैलियोलिथिक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम समझ गए ना आंसर क्या है। यहाँ पे हमारा आंसर है आपका सी, यानी कि पहले आया पैलियोलिथिक एज। हिंदी में मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया मध्य पाषाण काल। ठीक है, फिर 3 नंबर पे हमारे पास आया नव पाषाण काल, और फिर चौथे नंबर पर हमारे पास आया महापाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मेगालिथिक। महापाषाण काल। चारों में अंतर क्या है। पूरा पाषाण काल हम देख चुके हैं, सबसे पहले जो पत्थरों का काल आया था, जिसकी हमने टाइमलाइन मानी है 50 लाख वर्ष पूर्व, या फिर आप कह सकते हो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या फिर 6,000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल चलता है। ये चलता है आपका मध्य पाषाण काल। उसके बाद 5,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहा है। ये रहा है नवपाषाण काल। ठीक है, इसके बाद महापाषाण काल का मतलब आप समझ सकते हो कि ये वाला जो काल था ना, ये बेसिकली आपके साउथ इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या होता था कि लोगों को दफनाया जाता था, और जहाँ पर उनकी कब्र होती थी, उस कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ लगा दिए जाते थे। तो इन बड़े बड़े पत्थरों की जो स्ट्रक्चर होता था ना, उसी को हमने नाम दिया महापाषाण। ठीक है, तो ये महापाषाण अलग से कुछ नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि उस टाइम पे जब लोगों को दफनाया जाता था, तो अलग से पहचानने के लिए कि ये कब्र उनकी है स्पेशली। ठीक है, तो उनको अलग बड़े बड़े पत्थरों से कवर कर दिया जाता था, जानवरों से बचाने के लिए, अलग अलग चीज़ों से बचाने के लिए। ठीक है, या उनको सम्मान देने के लिए। तो महापाषाण काल का मतलब वो होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था कब्र को ढकने के लिए या कब्र को कवर करने के लिए। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको याद आ गया होगा जो भी पढ़ाया गया है इस चीज में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ,
दूसरा नंबर पे देखो, निम्न में से किस काल में कृषि आरंभ की गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल तो किसके पार्ट है? पुरा पाषाण काल के। क्या यहाँ पे कृषि आरंभ हो गई थी? हमने पढ़ा था कि ये टाइम पीरियड कब का था? आइस एज का था, यानी कि इस टाइम पे हिम से ढका हुआ था पूरा विश्व। ठीक है, तो हिम जहां पर होगी क्या वहां पर खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती। मध्य पुरा पाषाण काल, यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। तीनों की तीनों किसका पार्ट है? पूरा पाषाण काल का। और हमें अच्छे से पता है पूरा पाषाण काल में खेती के कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा जो विश्व था वो बर्फ से ढका हुआ था, हिमयुग चल रहा था। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ना कब शुरू हुआ था? जब मध्य पाषाण काल आया था। तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन तो है नहीं, तो हमको क्या करना है? नवपाषाण काल। अच्छे से हमने पढ़ा था, नवपाषाण काल में हमने सबसे पहले कृषि आरंभ की थी। साथ ही साथ और क्या क्या किया था नवपाषाण काल में? हमने कृषि आरंभ करी गई थी। और क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने एक साइट पढ़ी थी मेहरगढ़ नाम से। ठीक है, जहाँ पर हमको जौ और गेहूं उगाए जाने के साक्ष्य मिले थे। साथ ही यहाँ पर हमें भेड़, बकरी व मवेशी पालन के भी सबसे पहले साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहीं से प्राप्त हुए थे। ठीक है, मेहरगढ़ से। तो कृषि आरंभ कब करी थी हमने? नवपाषाण काल में करी थी, लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में टेम्परेचर बढ़ चुका था, हिम पिघल चुकी थी, हमारे पास समतल भूमि आ चुकी थी जिसपे हम खेती कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इनमें से स्थल दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये सारे स्थल हम कर चुके हैं। कौन सा पूरा पाषाण स्थल है ये पूछा गया है। ठीक, हमने अलग अलग काल के अलग अलग हमने साइट पढ़ी थी, स्थल पढ़े थे। पूरा पाषाण काल के कौन कौन से थे, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के कौन कौन से थे, तो बस वही पूछा है। ठीक है, फर्स्ट में देखो, भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव या हल्लूर। देखो, बुर्ज होम हमने अभी देखा था कुछ क्लासेस पहले कि ये किसका स्थल है? ये नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, वही इनाम गांव, इनाम गांव हमने देखा था ताम्रपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, कंफ्यूजन किस में हो सकता है आपको? हल्लूर में और भीमबेटका में। भीमबेटका हमने अच्छे से पढ़ा था पूरा पाषाण काल में कि भीमबेटका क्या है? एक जगह है जहां पर, आंसर क्या होगा? भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर सबसे प्राचीन गुहा चित्र मिले हैं। गुहा चित्र मिले हैं, यानी कि केव पेंटिंग्स। और किस टाइम की मानी जाती है ये पेंटिंग्स? ये मानी जाती है पूरा पाषाण काल के टाइम की। ठीक है, बस यही करना था भीमबेटका के बारे में। और क्या क्या जान सकते हो आप? और हमने देखा था कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी? ठीक है, तो भीमबेटका की खोज करी थी श्री विष्णुधर या श्री विष्णु श्रीधर, है ना। और साथ ही साथ इसका जो उत्खनन था वो किन्होंने किया था? वो किया था आपके वीएन मिश्रा ने किया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये आप याद रखना भीमबेटका के बारे में। बहुत पुराना स्थल है। भीमबेटका अपनी गुफाओं पे मिले चित्र के लिए फेमस है, जो कि सबसे पुराने माने जाते हैं। ठीक है, इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे और आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास कोई भाषा नहीं थी। ठीक है, तो एक दूसरे को समझाने के लिए वो गुफा के अंदर की जो दीवारें होती है उस पर चित्र बनाया करते थे। जैसे जानवर का कोई शिकार करना है तो उसकी पेंटिंग बना दी, इस तरीके से समझाने के लिए बनाते थे। ठीक है, तो भीमबेटका क्या है? एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानु मानव पाए गए हैं? देखो, एक जगह हमने देखी थी जहां पर हमने देखा था कि सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है हमको मानव का,
ठीक है, वो कहाँ से मिला है? वो एक जगह मैंने आपको बताई थी, हथनोरा। कहाँ पर है? हथनोरा, नर्मदा घाटी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छे से हमने देखा था। यहाँ पर हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किस चीज के? साक्ष्य मिले हैं किस चीज के? मानव की खोपड़ी मिली है बेसिकली। ठीक है, और ये कौन सा मानव था? ये था होमो इरेक्टस। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि एक 30 वर्षीय महिला की खोपड़ी है ये। ठीक है, 30 वर्षीय महिला की खोपड़ी है जो कि 30 वर्ष की थी, और उनका हमको साक्ष्य मिला है, या कह सकते हैं साक्ष्य के नाम पे हमें होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई थी? हथनोरा से प्राप्त हुई थी। ये चीज हमने कवर करी थी। ठीक है, चलिए, इसकी खोज किसने करी थी ये बात भी याद रखना। इसकी खोज करी थी अरुण सोनकिया ने। पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपका, याद रखना। ठीक है, सबसे पुराना मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हथनोरा से। हथनोरा कहाँ पर है? नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में। ओके, साक्ष्य किसका प्राप्त हुआ है? कौन सी प्रजाति का? होमो इरेक्टस का। महिला का प्राप्त हुआ है कि पुरुष का? महिला का प्राप्त हुआ है, जो कि 30 वर्ष की हुआ करती थी। और इसकी खोज किसने करी है? अरुण सोनकिया ने करी थी, करीब आपके 1982 में। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, देखो दोबारा से वही आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन अलग है। आपको हथनोरा ना देके क्या दे दिया? नर्मदा घाटी दे दिया। तो आपके ऑप्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल की स्टडी की हुई है। ठीक है, आपको अगर हथनौरा दिया हुआ है तो भी याद आ जाना चाहिए, अगर नर्मदा घाटी दी हुई है तो भी याद आ जाना चाहिए, अगर आपको सिंपली केवल मध्य प्रदेश दिया है तो भी आपको याद आ जाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शंस किसी भी टाइप से आ सकते हैं, इसलिए याद रखना। कौन सी प्रजाति है? होमो इरेक्टस प्रजाति को हमने खोजा है। किसने खोजा है? तो अरुण सोनकिया ने खोजा है 1982 में। ठीक है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऊपर का आपको पता ही है, नीलगिरी आपके साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, तमिलनाडु केरल में। शिवालिक पहाड़ियाँ आपके नॉर्थ में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश साइड। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ ये आपके आंध्र प्रदेश की साइड पाई जाती है। ठीक है, बाकी इनमें कुछ आपको ज्यादा याद नहीं रखना। चलो आगे देखो, प्रसिद्ध बोलन दर्रा कहाँ पर स्थित है? बदख्शां अफगानिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। ठीक है, तो देखो बोलन दर्रा एक जगह है जिसमें आप पाकिस्तान से ईरान में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये वो दर्रा है, और इस दर्रे के पास ही आपको एक जगह मिलेगी जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बोलन दर्रे के पास ही स्थित है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? पाकिस्तान, क्योंकि हमने पढ़ चुका है मेहरगढ़ कहाँ पर है। मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है, और जब बोलन दर्रा के पास मेहरगढ़ है तो मतलब ये पाकिस्तान में ही होगा। ठीक है, ईरान तक जाने वाला दर्रा है ये पाकिस्तान से ईरान में आप एंट्री ले सकते हो। ओके, चलिए, मेहरगढ़ को आज भी बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। रोटी की टोकरी कहा जाता है किसको? मेहरगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि आज भी यहाँ पर अन्न का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। और हमने ये पढ़ लिया है कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले थे। कौन कौन सी कृषि? गेहूं और जौ। ठीक है, और जानवर के पालने, कौन से जानवर? मवेशी जो होते थे भेड़ बकरी के, पालने के साक्ष्य भी हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। देखो यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, सत्य ढूंढ के सत्य पे टिक लगा देते हैं, लेकिन ऊपर देखो, आपके सामने जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लिया करो कि हमसे क्या पूछा है, हमसे गलत पूछा है। ठीक है,
तो इन चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेगी जो गलत है, वो ढूंढनी है हमको बेसिकली, ठीक है। चलिए देखो, ऑप्शन ए में बोला गया है कि दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। कहा गया है कि हमने जो ताम्र पाषाण युग पढ़ा है, कांस्य युग पढ़ा है, कांस्य युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में बोला गया है कि दक्षिण भारत में दोनों ही युग नहीं आए। बताओ सही है कि गलत है? ठीक है। दूसरे नंबर पर बोला गया है कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। ठीक है। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाण कालीन संस्कृति से है और दक्षिण भारत में लोह काल के बाद नवपाषाण काल आया है, ऐसा बोला गया है। देखो, दक्षिण भारत में हम देखते हैं कांस्य युग का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हमने देखा कि दक्षिण भारत तो आता ही नहीं है, लास्ट सीमा कहां तक है? दैमाबाद तक है सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, यही देखा था हमने। ताम्रपाषाण काल भी नहीं आया वहां पे तो, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही आ जाएगी। ताम्रपाषाण काल में भी हमने जो भी स्थल देखे हैं वो सारे, देखो राजस्थान में देख लिए हमने, ठीक है। नीचे आप जाओगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दैट्स इट, इससे नीचे है ही नहीं ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई है, ठीक है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। मेनली महापाषाण काल कहाँ पर पाया जाता है? आपके साउथ इंडिया में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में बोला गया है उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाण कालीन संस्कृति से है। कहा गया है कि काले व लाल कलर के मृत भांड महापाषाण कालीन संस्कृति से है। इस संस्कृति में इस टाइप के मृत भांड पाए जाते थे। ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो, आप ना आराम से पहचान सकते हो। हमने देखा है कि पहले कौन सा काल आया? पूरा पाषाण काल। फिर कौन सा काल आया? मध्य पाषाण काल। फिर कौन सा काल आया? नवपाषाण काल। उसके बाद कौन सा काल आया? उसके बाद एक धातु आई जिसको मिलाकर हमने बोला ताम्रपाषाण काल। उसके बाद कौन सा काल आया? कांस्य युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। फिर वैदिक काल आता है जिसमें लोहा मिलता है, ठीक है। देखो, नवपाषाण और लोह युग में कितना अंतर है। पूरी मानव प्रजाति ने जो सबसे पहला धातु खोजा था वो कौन सा खोजा था? तांबा खोजा था, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बाद तांबा खोजा गया, उसके बहुत बाद में लोहा आया था। तो यहाँ पर लोहा पहले कैसे आ जाएगा और नवपाषाण काल बाद में कैसे आएगा? और जब लोहा मिल चुका है तो पत्थरों का हम क्या करेंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बेसिकली कॉमन सेंस लगा सकते हो कि लोह काल के बाद नवपाषाण काल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो गलत आंसर क्या हो गया? ये, मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही आंसर ये है, लेकिन स्टेटमेंट में सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में भी पहले नवपाषाण काल आया है और उसके बाद लोहा आया है। बीच में तांबा खत्म हो गया है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल नहीं आया, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? देखो, यहाँ पे बोला गया है कौन सी संस्कृति कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बुर्जहोम संस्कृति, हमको अच्छे से पता है बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है, झेलम घाटी, ठीक है। नेक्स्ट, गणेश्वर संस्कृति, उत्तर पूर्व राजस्थान, बैराट, ठीक है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाई जाती है और आहड़ संस्कृति कहाँ मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इनमें से हमको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं हो रही है। अगेन बोल रही हूँ, हाईलाइट कर लेना कि इसमें सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। तो देखो, बुर्जहोम संस्कृति कहाँ है? झेलम घाटी में है, सही हो गई ये तो। गणेश्वर सभ्यता उत्तर पूर्व राजस्थान में ही है, बैराट, ठीक है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा, आहड़ संस्कृति मध्य प्रदेश में है क्या? गिलूंद आहड़ मैंने बताया था, कहाँ पर है ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। तो आहड़ संस्कृति कहाँ पर है? राजस्थान में है, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है, ओके। अच्छे से याद रखना इसको। आगे चलते हैं अपन।
ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्भगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? वृत्ताकार गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब जमीन के अंदर जो घर बना के रखते हैं और शेप में कैसे हैं ये? गोल, यानी कि वृत्ताकार। नवदा टोली से मिले हैं, आहड़ से मिले, हड़प्पा से मिले, इनाम गांव से मिले हैं। देखो हड़प्पा भूल जाओ, ये ताम्रपाषाण काल स्थल नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया कट। अब बात आती है इन तीन की, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नवदा टोली, आहड़िया, इनाम गांव। तो याद रखना इनाम गांव ऐसी जगह है जहां पर आपको गर्भगृह मिले हैं वृत्ताकार, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन आपके सामने, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, सही है कि गलत है? भाई जब तक तांबा था, हमने बोला कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि इससे पहले कभी नगरों का उदय नहीं हुआ, नगर देखे नहीं गए यहाँ पे, है ना, मतलब कि साफ है ना, तो ग्रामीण ही होगी। हड़प्पा सभ्यता से पहले ही तो ताम्रपाषाण काल आया था, यानी कि ये कैसा होगा? ये ग्रामीण था, क्योंकि नगर तो पहली बार हड़प्पा में देखने को मिले थे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरा देखो, दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है, यहाँ पर आप देखो क्या दैमाबाद सही में कायथा संस्कृति का स्थल है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है दैमाबाद, हमने पढ़ा था, ठीक है, नवदा टोली भी, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। कायथा संस्कृति कहाँ पाई जाती है? मेनली ये मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और दैमाबाद संबंधित है कहां से? जोरवे संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से संबंधित है, कायथा संस्कृति से संबंधित नहीं है, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही हो गई, दूसरी क्या हो गई हमारे सामने? गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा? केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या 1 और 2 दोनों ही गलत है? तो हमने क्या पाया कि पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी गलत है, तो यानी कि केवल एक सही है। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। आई होप आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगा वो इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। देखो मेनली जो PYQs होते हैं उनको करवाने का मेन मकसद यही होता है कि अगर कुछ टॉपिक में छूट गया है एक आध सी चीज़, तो वो आपके PYQs में कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती है उसमें, बहुत पढ़ लेते हो आप, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए एग्जाम में बैठने से पहले ज़रूरी है कि आप इतने एग्ज़ाम दे चुके हो प्रैक्टिस के रूप में कि आपको आगे एग्ज़ाम वाले टाइम पे डर ही ना लगे, ठीक है। आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी होना ज़रूरी है, और वो क्लैरिटी कैसे आती है? जब आप हर टॉपिक के इस तरीके से क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है? तो इस क्लास में हम ऐसे ही क्या करेंगे, पहले टॉपिक करवाएंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, आई होप 10 के 10 में आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो गई होंगी चीज़ें। बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।